ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। ये कौन समराइज कर रहे हैं? So there is a possibility of an internet issue at our place today. So in case it gets blocked or something, we will continue with this on some other day. Okay. So I'm trying to run the show, but अगर नहीं हो पाया for some reason, so we'll have to discontinue the class and bring it because the internet there is an issue. Okay. ये पड़ोसी मुल्कों ने नहीं किया है. Okay. तो ये यहाँ से ही है. Great. So just let it happen. Yes, I'm sure it will go slow. All right. So wait for let's go slow on this so that in case there is a problem, we'll. All right. All right. Don't worry. Don't worry. ओके सो एक टॉपिक आज कर लेते हैं, कोशिश करते हैं. ओके तो विल ट्राई एंड एड्रेस. ओके एक कोशिश करते हैं, अगर ये जम गया तो ठीक है. सो विल अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग. इन केस अगर ये ब्लॉक हो गया तो विल एब्सोल्युटली पिक इट अप फ्रॉम हियर एंड इन द नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके सो लेट अस सी क्या होता है. अब पता थोड़ा ना चलता. ऑलराइट. चलो सो मैं चैट बंद कर रहा हूं ताकि जितना कम लोड पड़े उतना अच्छा. डाउट्स बंद, रेज हैंड बंद. ओके ताकि देखते हैं ये चला पाता, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड. सो देखते हैं इसको कर पाते हैं कि नहीं. ये इंटरनेट बिल्कुल टाइपराइटर की स्पीड पे चल रही है. यस सर. तो इससे बात करनी पड़ेगी. ओके 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 ओके. अब मुझे पता चला केरला हाईकोर्ट ने इंटरनेट को फंडामेंटल राइट क्यों बोला. हाँ अब समझ आया तुमको. हाँ सर. केस का नाम याद है. हाँ सर. ओ सर. ओके ओके सर आप बात बातों में रिवाइज करवा देते हो यार. ऐसे ही है हमारे यहाँ. ओके ऑलराइट. बहुत ही बढ़िया. फाइमा शेयरिंग द केस. यू शुड रिमेंबर ऑल दीज things and let us understand this part. सब लोग ready? Everyone is ready? Yes. All right. So आज हम लोग पढ़ेंगे राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम. ओके तो ये होता है राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम. और राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम हमने पढ़ा था कि राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम हमने पढ़ा था और आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28. आई होप सबको समझ आ गया. 25, 26, 27, 28. नाउ इसको बिल्कुल ध्यान से समझो तो तुमको बाबा साहेब का पूरा जीनियस समझ में आएगा कि व्हाट इज दिस जीनियस अबाउट. ऑलराइट. सो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 कुल मिला के राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम दे रहे. व्हाट इज आर्टिकल 25? Article 25 is freedom of conscience. What is this? It is freedom of conscience. What is Article 25? Article 25 is freedom of conscience. What is this? It is freedom of conscience. क्या वर्ड यूज किया सर? कॉन्शियंस. सर ये कॉन्शियंस क्या होता है? जो मेरे अंदर से आवाज आए, जिसको मैं अंदर से, मेरी अंतर आत्मा विश्वास करे कि यही मेरा डिविनिटी है, यही मेरा पूज्य है, यही मेरे लिए द ग्रेट ऑलमाइटी है, वो फ्रीडम तुम्हें अलाउड है. सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि तुम्हें कोई
मूर्ति पूजा में डिविनिटी दिखता है, मूर्ति में दिखता है, मंजूर है। तुम्हें किसी नाम में दिखता है, मंजूर है। किसी बुक में दिखता है, मंजूर है। किसी पेड़ पे दिखता है, किसी जानवर में दिखता है, किसी चिड़िया में दिखता है, किसी पहाड़ पे दिखता है, किसी नदी में दिखता है, हमें all okay now? All right, great. मैंने सैटेलाइट पे तार डाल दिया मैंने। अच्छा, वो पुरानी आदतें गई नहीं हमारी। ओके, मैंने सैटेलाइट पे तार डाली, मैंने कहा रुक यार। ओके ओके, ये अच्छा, पुरानी आदतें गई नहीं है सर आपकी, बिल्कुल। ऑलराइट सर, बहुत सही सर, बहुत बढ़िया। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपन दोबारा रिपीट करेगा, अपन को आपको चिंता नहीं, आप इंटरनेट पर है सीधा, पूरा इंटरनेट अपना। ओके ठीक है सर, रेडी। ओके, अब बंद हुआ तो इंटरनेट की गलती। ऑलराइट सर, आगे चलते, वापस स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट सर, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके ऑलराइट, सो ये जो थिंकिंग वाले इमोजी डालते हैं जिंदगी में, कभी कभी इमोजी डाले बिना भी सोच लिया करो। हाँ, सोचने के टाइम तो सोचते नहीं है। ओके, बाकी टाइम इमोजी डालते रहते हैं, जिंदगी इमोजी जैसे हो जाएगी, ऐसे ही सोचते रह जाओगे जन्म भर। ओके ओके, ऐसे ही लगेगा। ओके, हे भगवान, काश मैंने तब पढ़ लिया होता। ओके, अदरवाइज सो ये है आर्टिकल 25, ये है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। ओके, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, बाबा साहब ने वर्ड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इज अ वेरी वाइड वर्ड, इट्स अ वेरी 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 बिग कनोटेशन। आपको जिस मर्जी चीज पे विश्वास है, जिस मर्जी चीज पर, ओके, एज एन आपको आइडल वर्शिप करनी है, आपको प्रोफेट को करना है, आपको जीसस में प्रे करना है, आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यू नेम इट, व्हाटएवर, हमें सब मंजूर है। सर हम ना साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड वाले हैं, हमें साइंटोलॉजी में विश्वास है। क्या बात कर रहे हो, साइंटोलॉजी? हाँ, साइंटोलॉजी क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है ना, हमको उस पर विश्वास है। अरे बिंदास, तुमको ये भी करना अलाउड है। क्या बात है सर, आप उनको किसी पर विश्वास ही नहीं है, हम एथीस्ट है, हम नास्तिक है, आप उनको ये भी मंजूर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो कॉन्शियंस इज अ वेरी बिग वर्ड, इट्स लाइक द बिगेस्ट, वाइडेस्ट, expansive definition of liberty of belief, faith and worship. ये जो liberty of belief, faith and worship है, ये जो हमारे preamble में दिया हुआ है, उसकी सबसे अच्छी manifestation, का सबसे अच्छा definition of the word is conscience. तो मैंने बाबा साहब को बोला, मैंने कहा बाबा साहब आपने हमको आर्टिकल 25 दिया, तो कॉन्शियंस दिया, तो ये आप रिलीजन के बेसिस पे दे रहे हो ना? बाबा साहब ने कहा हाँ बेटा, यू हैव द राइट ऑफ फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस and propagate your religion. क्या मैंने बोला? So practice, profess and propagate your religion. तुम्हें अपना धर्म किस तरह से प्रैक्टिस करना है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें उसकी तारीफ करनी है, उसके बारे में, उसके इंट्रिकेट डिटेल्स तुम्हें दुनिया को समझाने हैं, बिंदास करो। तुम्हें उसे फैलाना है, प्लीज प्रोपोगेट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यू हैव द राइट और द फ्रीडम तो प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। तो 3 वर्ड्स क्या याद करेंगे सर? सर हम याद करेंगे प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट आवर रिलीजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? सर एकदम हमको समझ में आ गया, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो आर्टिकल 25 सेज that there shall be freedom of conscience, one, and free profession, practice and propagation of religion. Are you understanding this or not? 4 वर्ड्स याद हो गए, yes or no? पल्ले पड़ा या नहीं? इसी को आमतौर पे हम लोग बोलेंगे फ्रीडम आर्टिकल 25 और हमारा फर्स्ट रिलीजियस राइट। सबको पल्ले पड़ गया या नहीं समझ में आ गया? Everyone has understood? Yes or no? पल्ले पड़ गया सर, आगे चलो। सर 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 एक लाइन याद आई। क्या याद आ गई भैया तेरे को? क्या याद आ गई? सर आपने कहा था नो फंडामेंटल राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट। तुम्हें याद आ रहा है? अरे हाँ सर, कैसा भूलेंगे, हम रात को उठे थे, हमको सपने में यही आया कि नो फंडामेंटल राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट। उसमें हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ रहा? सर हमको समझ आ गया। तो सर आपने अभी अभी क्या बोला? हमारे पास है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। बहुत ध्यान से बेटा आर्टिकल 25 समझ लेना, इसमें बहुत सारे इंट्रिकेट डिटेल्स है।
प्लेन ऊपर से निकल जाएगा, तुम्हारा हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, जिसको समझ में नहीं आता ना, जब रफाल फाइटर प्लेन उसके ऊपर से गुजरता है ना, उसको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि रफाल फाइटर प्लेन फ्रेंच में बात करता है। अच्छा, और वो है अनपढ़ लोग। ओके, तो तुम्हारा वैसा हाल ना हो जाए। सो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस में यू हैव प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन। सर लेकिन आपने बोला था कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, सब लोग लिखते चले जाओ। सो क्या ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है? बेटा ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। कौन कौन से? तुम्हें अपना रिलीजन फॉलो करना है, बिंदास फॉलो करो, बट नॉट अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? नॉट अगेंस्ट morality, not against health, and not against the fundamental right of any other person. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So what are the 4 reasonable grounds of restriction? Please practice your religion. Don't go against public order. Don't go against morality. Don't go against health. Don't violate any other article of Part 3 of the Constitution of India. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone has understood this or not? तो कितने reasonable grounds of restriction है? 1, public order. Number 2, morality. Number 3, health. And number 4, any other provisions of this part. This part बोले तो सर फंडामेंटल राइट। इतने ध्यान से सर हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि पढ़ना होता है। ओके, सो तुम्हें तो मालूम ही नहीं था ये क्या है। Are you understanding? So public order, morality, health and any other provision of Part 3 of the Constitution. पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? सबको समझ में आ गया है? तो यहाँ लिखा है subject to public order, morality, health and to other provisions of this part, all persons are equal. सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? सर मेरे को यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम कुछ और है। ओके, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, तो अब मैं एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा। नहीं सर हम ऐसे ही समझ जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे को एक सुंदर सा डायग्राम बनाने दो प्लीज। ओके, बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाऊंगा मैं। ओके सर, everyone understands it. So now you have to understand this सुंदर सा डायग्राम। ओके सर ये क्या है? देखा क्या सुंदर डायग्राम है। हाँ सर ये क्या है? सर ये है येलो रेक्टेंगल। येलो रेक्टेंगल नहीं है बाबा, ये वो रिलीजियस प्लेसेस है, ये वो रिलीजियस प्लेसेस है ऑफ वर्शिप है जो पब्लिक डिक्लेयर कर दिए गए हैं। क्या डिक्लेयर कर दिए गए हैं? पब्लिक डिक्लेयर कर दिए गए हैं। पब्लिक मतलब साधारण जनता के लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए खोल दिए गए हैं बाय द स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ना ये पॉइंट समझना, दोनों बात है। एक ये कठिन है, दूसरा ये कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए कृपा करके अपना मुंह बंद रखो और दिमाग खुला रखो। ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सो आर्टिकल 25 लिखा ही क्यों गया था? आर्टिकल 25 इसलिए लिखा गया था कि हम लोग तुमको, बाबा साहेब हम सब लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन देना चाहते थे। हाँ सर ये हमको बिल्कुल समझ में आया। उन्होंने बोला फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तुमको मानना है मानो, नहीं मानना तो भी नहीं मानना। स्टेट हैज गॉट नो इंटरफेरेंस इन योर रिलीजन, तुम बिंदास अपनी जिंदगी काटो। लेकिन बाबा साहेब तुम्हें पता है वाज अ वेरी गट्सी मैन, उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने इस बात को भी रियलाइज किया कि ऐसी बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ, जहां पर तुमको और सबको एक्चुअली आने का, दर्शन करने का परमिशन नहीं है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है। क्या? कि इनमें से कुछ रिलीजियस प्लेसेस, कुछ रिलीजियस मंदिर, कुछ रिलीजियस साइट्स प्राइवेट ओनरशिप में है। हाँ, तो प्राइवेट ओनरशिप पे तो मेरा बच्चा फंडामेंटल राइट लगता नहीं है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर। तो बाबा साहेब ने बोला कि मैं आर्टिकल 25 प्राइवेट प्लेसेस पर लगा नहीं सकता, लेकिन अगर कोई भी हिंदू रिलीजन से रिलेटेड प्लेस ऑफ वर्शिप है तो मैं स्टेट को परमिशन दे रहा हूं कि वो उस प्लेस को पब्लिक घोषित कर सकते हैं। अब क्यों हिंदू ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप है इस बारे में अभी हम विचार नहीं करेंगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2। Nothing in this article shall affect the operation or prevent the state from making any law providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. Are you understanding this or not? So
जब हम लोग किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे उनको पब्लिक घोषित कर देंगे तो उनके ऊपर है, उनके ऊपर क्या, उनके ऊपर सर, उनके ऊपर क्या, अरे उनके ऊपर पब्लिक होने की वजह से, पब्लिक होने की वजह से, आगे तो बोलो सर, पब्लिक होने की वजह से आर्टिकल 15 लगने लग जाएगा। हाँ, you understanding? Yes or no? The state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. No citizen shall, on the grounds of race, religion, caste, place of birth, any of them, should be subject to any liability, disability, etc. Access to shops, public restaurants, hotels, public places of public entertainment, use of wells, tanks, bathing baths, roads and places of public entertainment maintained wholly or partially out of sun. In other words, अब उसके ऊपर तुम discrimination नहीं कर सकते on the basis of religion. बात समझ में आ रही है या नहीं? कनेक्शन पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? Are you understanding this part? So if x is equal to y, if x is equal to y and y is equal to z, then x is equal to z. Are you understanding? मतलब if a religious place of worship is public and public होने के नाते you cannot discriminate under article 15, then public होने के नाते on no ground can you prohibit anybody from entering. बात सबको समझ में आ रही है या नहीं? तो तुम्हें आता है मैथ्स, मेरे को बहुत अच्छा मैथ्स आता है। देखो if x is equal to y and y is equal to z, then x is equal to z. Are you understanding this or not? पल्ले पड़ा या नहीं? तो religious place of worship, religious place of worship अगर public declare हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 15 के अंडर आ जाती है। Everyone has understood this or not? समझ में आ रहा है सर? ठीक है सर। तो everyone is understanding, ये बहुत जरूरी है for your understanding of the subject and get this picture very very clear. Everyone has understood? Yes or no? सर हमको एकदम समझ में आ गया। Everyone has understood? ठीक है सर। तो आर्टिकल 25 सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ सर, हम सब दो यार। ओके, वो देखो मैंने बोला था नहीं पूछेगा तो भी वो पूछ के दिखाएगा सर, और कुछ आता नहीं पूछने को तो इसलिए यही पूछेगा। ओके, बहुत ही इसने प्रूव कर दिया अपने आप को, इसने सर्टिफिकेट दे दिया मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, किसी को सुनाई नहीं दिया था, मेरे को सुनाई दिया सर, मैं तो सब समझ में आ गया सर। आई यू अंडरस्टैंड? आता जाता मेरे को कुछ नहीं है लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। ऑलराइट, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत ही बढ़िया। तो एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है एवरीवन? कीवर्ड आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास है कॉन्शियंस, यस और नो। हमारे पास है कॉन्शियंस, यस सर। फिर हमारे पास तीन चीजें, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन, यस और नो। फिर क्या है सर? अब इसमें 4 रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। कौन कौन से सर? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड एनी अदर पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर आर्टिकल इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर एक बात तो आपने बता दी, ये आपने बता दिया सर आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 में, लेकिन 25 सब क्लॉज 2 में दो चीजें। एक किसी स्टेट है ना सर, वो नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज, क्या बोल सकते हैं सर? नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ अ रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप को ऑर्गेनाइज कर सकती है। देखो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज यानी कि सेक्युलर एक्टिविटीज को स्टेट ऑर्गेनाइज कर सकती है। जैसे मेरा एक मंदिर का बात एग्जांपल ले लेता हूं, एक मंदिर में रिलीजियस एक्टिविटीज है और नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज है। तो सपोज मैं बाहर देखूं कि क्या ये मंदिर अपना टैक्स देता है या नहीं देता है, या उसकी सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, या उसके बाहर ट्रैफिक जैम तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें स्टेट कर सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया? तो स्टेट को अलाउड है टू डू व्हाट आर कॉल्ड एज regulating or restricting any economic, financial, political or secular activity which may be associated with religious practice. तुम्हारी तो लॉटरी लग गई बेटा, तुमको कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल में पढ़ लिया, बड़े बड़े लॉयर्स को नहीं आता। Are you understanding? तुम्हें समझ में आ गया? Everyone is understanding? तो प्लीज रिमेंबर कि हमने पूरी तरह से रास्ता नहीं बंद किया। सेक्युलर एक्टिविटीज, सेक्युलर मतलब नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज को स्टेट रेगुलेट कर सकता है। दूसरा सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है कि स्टेट को हमने पावर दी है, ध्यान से देखना, to throw open, खोल दो दरवाजे, okay, the Hindu places of worship to people, and in that class it will be open to all classes of Hindus or all classes of people. तो automatically sir x is equal to y, y is equal to z in automatically mean इस पर आर्टिकल 15 लागू हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone has understood this part? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा सर? सबको समझ में? तो मैंने तुम्हें एक बड़ा मुश्किल आर्टिकल समझा दिया है, इसे खुशी में मैं पानी पी लेता हूँ। वो चाय तो मुझे कोई पूछ नहीं रहा, नेवर माइंड सर, कोई बात नहीं सर, चाय मत पियो। ऑलराइट, रशिया जाऊंगा ना मैं, इसको फंडामेंटल ड्यूटी बना दूंगा, जो है उसको चाय पिलाओ। ओके, नाउ अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
ये जो आर्टिकल 25 है ना, ये सिद्धार्थ को मिला है? सिद्धार्थ को मिला है, ये सोनी को मिला है, ये विशाल को मिला है, ये खुशबू को मिला है, ये अतुल को मिला है, ये भरद्वाज को मिला है। क्या कहना चाह रहे हो? ये इंडिविजुअल्स को मिला है। किसको मिला है? ये इंडिविजुअल को मिला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया? सो आर्टिकल 25 इज एन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट। पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। तो इतना भी तुम्हें समझ में आ गया तो तुम बन गए चैंपियन। अब चलेंगे सर हम आगे। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? जो नए स्टूडेंट्स आए, एनीवन हु इज एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू टू दिस क्लास, तुम्हें पल्ले पड़ रहा है या नहीं पल्ले पड़ रहा? और नहीं पल्ले पड़ रहा तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि तुमको पिछले सारे वीडियोस 2-2 3-3 बार देखने हैं। अब थोड़े दिन नेटफ्लिक्स नहीं देखना है और मेक श्योर दैट तुम इस वीडियोस को, जितने भी प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस है, उनको 3-3 4-4 बार देखो। आर यू अंडरस्टैंड? तो मेरे क्लास में सिर्फ भूखे लोग आने चाहिए। कौन सा? सिर्फ भूखे लोग होने चाहिए। एवरीवन, इफ यू आर नॉट हंग्री फॉर सक्सेस, इफ यू आर नॉट हंग्री फॉर अ रैंक, इफ यू आर नॉट हंग्री टू क्रैक दिस एग्जाम, तुम गलत एग्जाम में आ गए बेटा, और उससे भी ज्यादा तुम गलत क्लास में आ गए। मेरे यहाँ पर सिर्फ भूखे लोग होने चाहिए, जिनको पागल जैसे भूख लगी हो, ओके, नींद उड़ गई हो, प्यासें उड़ गई हो, ओके, कि भाई मेरे को तो यही एग्जाम क्रैक करना है। अदरवाइज बहुत इजी गोइंग टीचर्स मिल जाएंगे तुमको, तुम वहां पर जाओ, बिंदास एंजॉय करो 2 घंटा और अपने दिल को दिलासा दो कि भैया मैंने 2 साल तैयारी कर ली यूपीएससी, लेकिन यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है। ओके, मेरे पास ऐसे लोग नहीं चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अनअकैडमी में भी है, बाहर भी है, बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं तुम्हें शांति से जीने नहीं दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बिल्कुल एब्सोल्यूट हंग्री पीपल शुड बी इन माय क्लास। कम से कम जब तुम्हें 3-3 4-4 5-5 बार वीडियो देखने को मैं बोलता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी ऑर्डिनरी पर्सन को देखना, जब तक तुम्हें भूख ना लगी हो कि एक वर्ड ऐसा ना हो जो सिद्धार्थ सर के मुंह से निकला हो और मेरे नोट्स में ना हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अदरवाइज कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम है तुम्हारा भी और उससे भी ज्यादा मेरा। Are you understanding this or not? So let us understand Article 25. Are you understanding this one? So ये एक आर्टिकल आया था, तो जो नादान परिंदा पूछ रहा था ना, वो इसमें से पढ़ सकते। तो ये सारे के सारे चीजें कंट्रोवर्शियल है। So Muslims, Christians, Sikhs, people from other religions utilize constitutional guarantees and manage their own institutions. Why do Hindus not have this freedom? मेरे को इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं, तुम इसको पढ़ सकते हो and you can read this article. So ऐसे बहुत सारे आर्टिकल होते हैं। सर हम न्यूज़पेपर खोल के ही नहीं देखते। Okay, are you understand? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? और उसी तरह से तुम्हें अपना रिलीजन फॉलो करना अलाउड है, लेकिन मैं रिलीजन चेंज कर सकता हूँ बिंदास। तुम हिंदू पैदा हुए तुम मुस्लिम बन सकते हो, तुम मुस्लिम पैदा हुए तुम हिंदू बन सकते हो, तुम हिंदू पैदा हुए तुम सिख बन सकते हो, कोई मनाही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? बट क्या हो गया सर? वॉलंटरी होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरी मर्जी। सो कन्वर्जन इज नॉट रॉन्ग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कन्वर्जन अनलेस फोर्स इज नॉट प्रोहिबिटेड। ये हाई कोर्ट की जजमेंट है। ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है या नहीं? सर हम तो मनोहर कहानियां पढ़ते हैं, हम सुबह से शाम ट्विटर को देखते हैं, इंस्टा देखते हैं। सर इंस्टा रील पे बहुत अच्छे से नॉलेजेबल चीजें आती है। ओके, तो पेपर कौन पढ़ता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो तुम ये आर्टिकल्स पढ़ सकते हो दैट ये आर्टिकल 25 की वायलेशन नहीं है अगर तुम कन्वर्ट करते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट शुड नॉट बी फोर्स्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो सब्जेक्ट पकड़ो हमारा बच्चा, सब्जेक्ट एवरीवन हैज अंडरस्टूड। अब हमने पढ़ लिया आर्टिकल 25, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 26। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सर आर्टिकल 26 में क्या है? आर्टिकल 26 में एक नया शब्द का इंट्रोडक्शन है। कौन सा शब्द है? इस शब्द का नाम है रिलीजियस डिनोमिनेशन। क्या है बेटा? इस शब्द का नाम है रिलीजियस डिनोमिनेशन। ओके, क्या वर्ड है सर? रिलीजियस डिनोमिनेशन। समझने की कोशिश करो। ये कौन है सर? ये ये कौन है सर? ये हंस रहा है सर, ये कौन है? बेटा ये इंडिविजुअल है। ओ समझ में आ रही है नहीं आ रहा है? इसको कौन सा राइट मिला सर? इसको मिला है आर्टिकल 25 का राइट। ओके, कॉन्शियंस, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट वंस रिलीजन। 4 रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है इसके: पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड एनी अदर आर्टिकल इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कल हमारी एक आर्ग्यूमेंट हुई थी, हमने एक डिस्कशन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले आया या रिलीजन पहले आया, कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो बाबा साहब ने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ओके, वो रिलीजन को भी पहचान रहा है कि रिलीजन भी बहुत जरूरी है, और रिलीजन उतना जरूरी है बिकॉज रिलीजन के बिना हमारी सोसाइटी इंटैक्ट नहीं रहेगी, और सोसाइटी के लिए ही तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा हूं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एट द एंड ऑफ द डे एक सोशल डॉक्यूमेंट है। तो हमारे देश में तुमने देखा ही होगा, हर चीज के लिए हमारे पास रिलीजन से एसोसिएशन है।
ओके, चाहे हमारे त्योहार हो, चाहे बच्चा का जन्म हो, चाहे कोई और चीज हो, हर चीज में हमारे यहाँ पे त्योहार या कोई भी इवेंट वो आमतौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलीजन से एसोसिएटेड ही है। ओके, सो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन इसको रिकॉग्नाइज करता है। नाउ ध्यान से सुनो, ना कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, ध्यान से सुनना, ये समझ गए तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, पहले पहले राइटिंग देखो, पहले, बिफोर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? बहुत ही मोती के दाने हैं, सब ब्लू कलर का मोती, महंगा वाला। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले लोगों ने रिलीजन के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, रिलीजन के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर ग्रुप्स बनाए हुए थे। हाँ सर, कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल, ग्रुप्स बने हुए। सो जरूरी थोड़ा ना सब लोग इंडिविजुअली रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। सच ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजन, अच्छा, सच ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजन, जिनका अपना एक यूनिक आइडेंटिटी है। हाँ सर, जिनकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है और जिनके एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। क्या है सर? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ओके, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, जिसके बेसिस पर उनको लगता है कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, उनकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होगी। ऐसे ग्रुप्स को रिलीजियस डिनोमिनेशन बोला जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो व्हाट इज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन? इट इज अ ग्रुप, नंबर वन, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन रिलीजन हु हैव अ यूनिक आइडेंटिटी, जो प्रैक्टिस करते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेसिस पर इनको लगता है इनकी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी होती है। ऐसे ग्रुप्स को रिलीजियस डिनोमिनेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ आ रही? सर एग्जांपल दो, एग्जांपल। ओके, मैं एग्जांपल देता हूं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस्लाम। हाँ सर, इस्लाम एक पीपल ग्रुप है, यस। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है, यस। उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, यस। इनकी कुछ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, यस, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनका स्पिरिचुअल जर्नी पूरी होगी। जैसे नमाज अदा करना इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। हाँ सर, ये रिलीजियस प्रैक्टिस है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वो है जिसके बिना स्पिरिचुअल जर्नी पूरी नहीं होती। तो नमाज अदा करना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मस्जिद में बैठ के नमाज अदा करना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो मुस्लिम्स में आपको अगर कोई दोस्त होगा, वो जान पहचान होगा, या आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, तो वो एयरपोर्ट पे भी नमाज अदा करते हैं राइट एट द टाइम ऑफ, जब अजान का आवाज होती है तो वो बोलते हैं कि हम अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। वो जहां भी होंगे वो अपनी नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करना क्यों है? क्योंकि वो, बोलो, वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? सो सर एक और एग्जांपल, एक और। अच्छा, ओके, तो आज साजिश है यार पूरी। ओके, ऑलराइट, तो मैं ही हूं, चिंता मत करना। हाँ भाई, ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो नमाज अदा करना इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अब ध्यान सुनो, एक और एग्जांपल दो सर। आर्य समाज। क्या सर? आर्य समाज, या फॉर दैट मैटर बुद्धिज्म, या कुछ भी। ओके, ये क्या है सर? ग्रुप है। ये क्या है सर? रिलीजन के बेसिस पे। ये क्या है सर? यूनिक आइडेंटिटी है। इनकी भी सर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। हवन करना फॉर एग्जांपल, मंत्र जाप करना, दिस विल बी एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जिससे उनको लगता है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? पल्ले पड़ गया सर? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सर, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी जरूरी है। क्या? नंबर 1 रिलीजन, यस। नंबर 2 ग्रुप ऑफ पीपल, यस। नंबर 3 यूनिक आइडेंटिटी, यस। उनका एक यूनिक नेम होना चाहिए, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। और बहुत ही बढ़िया, सबसे जरूरी, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अगर तुमने रिलीजियस, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को रिलीजियस प्रैक्टिस लिख दिया तो घबराना मत। अच्छा, फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, अगले साल ठीक कर लेना। अच्छा, सिर्फ 100 रुपए का नुकसान होगा, एक फॉर्म भर देना। अच्छा, अच्छा, सॉरी सर, नहीं हमने ऐसे गलती करेंगे। ओके, पापा बोलना, पापा ये गलती होगी। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को हमने रिलीजियस प्रैक्टिस लिया है, बाकी सब ठीक है। तो सर ऐसे बात थोड़ा ना, आप तो इमोशनल हो गए।
सो एसेंशियल होना जरूरी है, रिलीजियस प्रैक्टिस का एसेंशियल होना बड़ा जरूरी है। अच्छा सर, अगर वो एसेंशियल होगा, अगर वो एसेंशियल होगा तो ही तुम्हारे ग्रुप को रिलीजियस डिनोमिनेशन की रिकॉग्निशन मिलेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरी वन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? ओके एवरीवन, just 1 second. All right. So रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए आपको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होना जरूरी है। वर्ड इज नॉट रिलीजियस प्रैक्टिस, प्लीज मार्क योर वर्ड, वर्ड इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। सर प्रॉब्लम ये है कि हर एक को अपनी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस तो एसेंशियल ही लगेगी ना। हाँ, तो मेरे को लगेगा मेरी रिलीजियस प्रैक्टिस एसेंशियल है। नहीं बेटा, ये इस देश की खूबसूरती है। क्या सर? ये इस देश की इतनी बड़ी खूबसूरती है कि एक रिलीजियस ग्रुप का, एक रिलीजियस ग्रुप की रिलीजियस प्रैक्टिसेस एसेंशियल है या नहीं है? हाँ हाँ, मैं फिर सुनो मेरी बात, एक रिलीजियस ग्रुप की रिलीजियस प्रैक्टिसेस एसेंशियल है या नहीं है, वो एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है। क्या बात कर रहे हो सर? एक रिलीजियस ग्रुप की रिलीजियस प्रैक्टिसेस एसेंशियल है या नहीं है, वो एक नॉन रिलीजियस सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है। उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। वाला, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर ये तो कमाल हो गया। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। क्या बोलते हैं सर इसको? डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ये डिफाइन करेगा कि तुम्हारी रिलीजियस प्रैक्टिस केवल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो अगर तुमको अयोध्या केस दिखा होगा तो उसमें भी एसेंशियलिटी डॉक्ट्राइन है। Are you understanding? By refusing review, the court has refused to consider the question of whether the freedom of religion protects only practices of particular significance and not all religious practice. The question of comparative significance is not there. तो यही वो फेमस केस है जिसे अयोध्या केस बोला जाता है। बट द डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी, द डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी सबसे पहले, एब्सोल्युटली सबसे पहले आया था in the Shirur Mutt case in 1954. So a 7-judge bench of the Supreme Court invented the doctrine of essentiality in the Shirur Mutt case of 1954, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था that the term religion will cover all rituals and practices integral to a religion and took upon itself the responsibility of determining the essential and the non-essential practices of a religion. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पल्ले पड़ा या नहीं? तो सर इसका कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस एसेंशियल हो भी सकती है और नॉन एसेंशियल भी हो सकती है। यस सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया? यस और नो? बहुत ही बढ़िया सर, आगे चलते हैं। सर एवरीवन हैज अंडरस्टूड, यस और नो? तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 26। क्या पढ़ेंगे सर? आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में लिखा है फ्रीडम of management of religious affairs। क्या मैंने बोला? फ्रीडम ऑफ
मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। क्या मैंने बोला सर? फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। सर आर्टिकल 26 में फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स किसको मिला है? ये मिला है रिलीजियस डिनोमिनेशंस को। किसको मिला है ये? रिलीजियस डिनोमिनेशंस को। ये इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, नहीं है सर, ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर रिलीजियस डिनोमिनेशंस कौन होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ग्रुप है, ग्रुप के साथ साथ उनकी यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी के साथ साथ उनकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है एवरीवन? और ये वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है जो सिने क्वा नॉन है, सिने क्वा नॉन एज एन इंटेग्रल है टू देयर स्पिरिचुअल जर्नी। ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हटा दी जाए या नहीं प्रैक्टिस करने दी जाए तो ये स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट नहीं होती। सर जो आर्टिकल 26 है वो उसमें भी तो कोई ना कोई रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होगा, जैसे आर्टिकल 25 में। हाँ, तो आर्टिकल 25 में ना सर रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, public order, morality, health, and any other part of or any other provision in part 3 of the Constitution। हाँ सर, है कि नहीं है? हाँ सर, वैसे ही सर आर्टिकल 26 में भी है। सही में? हाँ, सेम क्या? सेम। ओए होए, पब्लिक ऑर्डर, ओह सेम, मोरालिटी, ओह सेम, हेल्थ, ओह सेम। सर नेक्स्ट, एनी अदर प्रोविजन? नहीं, ये नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो आर्टिकल 26 has 3 reasonable grounds of restriction, while article 25 has 4 reasonable grounds of restriction। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? So article 26 says freedom to manage religious affairs subject to public order, morality and health। Okay, every religious denomination, ये क्या वर्ड है सर? Every religious denomination shall have the right to establish and maintain institutions, manage its own affairs, acquire movable immovable property, administer such property। तो तुमने देखे होंगे कि बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े गुरुद्वारे, बड़े बड़े चर्चेस, इनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, आश्रम्स की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती है। ये कैसे होती है सर? वो इसलिए होती है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 26। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन इज क्लियर? यस सर। तो मैंने तुमको 25 एंड 26 समझा दिया, और 25 और 26 समझते ही तुम लोग रेडी हो गए होंगे for understand the most important case which is related to all of this, and that is Sabarimala। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारे टाइम से तुम्हारे लिए इतने टाइम, इतने घंटे उन टॉपिक्स पे बता रहा हूं जिन टॉपिक्स को मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस में, मेजॉरिटी ऑफ द जगह पर छूते भी नहीं। दे डोंट इवन टच दीस टॉपिक्स, दे डोंट इवन टॉक अबाउट दीस टॉपिक्स। लेकिन मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ इस उम्मीद पे कि यू विल कम आउट ऑफ दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, बिकॉज ये एग्जाम अब रटने वाली एग्जाम रही नहीं। तो until unless you understand all of these things, nothing will come to your mind। प्लीज मेक श्योर कि ये मेहनत वेस्ट ना हो एंड एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड करते हुए चलो। सो हम करेंगे आर्टिकल 25 और 26 का इस्तेमाल, और इस्तेमाल करते हुए मैं आर्टिकल 25 और 26 का साबरीमाला केस समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। बट बिफोर दैट एक क्विक रेफरेंस में तुम्हें समझ में आ जाएगा। 25 एक बाजू लिखते हैं, 26 एक बाजू में लिखते हैं। 25 लिखते हैं इंडिविजुअल का राइट, और 26 लिखते हैं ग्रुप्स का राइट। यस, इन ग्रुप्स को बोला जाता है सर रिलीजियस डिनोमिनेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ये है रिलीजियस डिनोमिनेशन, यस और नो। और यहाँ पर है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड एनी अदर प्रोविजन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी और का फंडामेंटल राइट नहीं डैमेज करने का। यहाँ पर है 3 ही रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी
और हेल्थ. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरीवन हैज अंडरस्टूड. तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे इन दो पॉइंट्स पे. हमें आर्टिकल 25 और 26 के साबरीमला केस समझ में आ जाएगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड साबरीमला केस. तो स्टोरी पहले समझने की कोशिश करो. तो साबरीमला टेंपल, ओके, और द साबरीमला टेंपल प्रेमिसेस, लॉर्ड अयप्पा वहां के उस टेंपल प्रेमिसेस के, लॉर्ड अयप्पा उस टेंपल प्रेमिसेस के रेजिडेंट डेटी हैं. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है साबरीमला टेंपल. साबरीमला टेंपल केरला स्टेट में लोकेटेड है. अच्छा सर. अब हर जो, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना. हर मंदिर के, हर मस्जिद के, हर गुरुद्वारे के, हर चर्च के, एटलीस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस के कुछ कहानियां होती है, कुछ विश्वास होती है, कुछ फेथ होता है, कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं. द लॉर्ड अयप्पा के साबरीमला टेंपल की जो भी कथा है, जो भी हिस्ट्री है, वो वहां पर लोकेटेड पुराणों से लिखी होती है. किससे लिखी होती है सर? पुराणों से लिखी होती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो पुराणों में लिखा हुआ है उनके अनुसार लॉर्ड अयप्पा एक इटर्नल सेलिब्रेट है. क्या है सर? एक इटर्नल सेलिब्रेट है. और इटर्नल सेलिब्रेट यानी कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और क्योंकि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, ओके, उनको ऐसा पुराणों के अनुसार ये है कि वो नहीं चाहते कि कोई रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में वुमेन, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कोई भी वुमेन, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कोई भी वुमेन उनके दर्शन करे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? यहां तक सबको कहानी समझ में आई या नहीं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. सर साबरीमला टेंपल स्टेट ऑफ केरला में है. लॉर्ड अयप्पा वहां के रेजिडेंट डेटी हैं. रेजिडेंट डेटी की कहानी या फिर बिलीफ सिस्टम उस मंदिर से एसोसिएटेड पुराणों में लिखी गई है. और बोला गया है कि दैट ही इज एन इटर्नल सेलिब्रेट. वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं. उनकी जितनी भी जो भी मानता है वो ये है कि ही इज एन इटर्नल सेलिब्रेट, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एंड देयरफॉर वो किसी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, विमेन नहीं बोला मैंने, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में विमेन को दर्शन नहीं अलाउ करते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? स्टेट ऑफ केरला में ये साबरीमला जो टेंपल है, नाउ यहां पर तुमको एक और लीगल प्रोसीजर समझना पड़ेगा. एक्चुअली लॉ के अनुसार हर मूर्ति मूर्ति नहीं होती. मतलब कुछ मूर्तियों में, हिंदूस में एक प्रक्रिया होती है, एक मंत्र जाप से एक तरीका किया जाता है जिसे बोला जाता है प्राण प्रतिष्ठा. क्या बोलते हैं सर? प्राण प्रतिष्ठा. प्राण प्रतिष्ठा यानी कि इन्फ्यूजन ऑफ लाइफ के बाद हम ऐसा मानते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये एक जीवित पर्सन है. क्या बात कर रहे हो? यस, प्राण, प्राण इज लाइफ, प्रतिष्ठा इज इन्फ्यूजन. तो हमारे लिए लॉर्ड अयप्पा की ये मूर्ति मूर्ति नहीं, लॉर्ड अयप्पा ही हो गए हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन अदर वर्ड्स, वैसे शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति वुड बी नॉट मूर्ति, इट इज शिरडी के साईं बाबा हिमसेल्फ. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है? एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज दैट लॉ रिकॉग्नाइजेस दिस. एंड लॉ ऐसी आइडल्स को जिनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गए हैं उसको ज्यूरिस्टिक पर्सन मानते हैं. क्या मानते हैं सर? ज्यूरिस्टिक पर्सन मानते हैं. मतलब इन द आईज ऑफ लॉ ही इज एन पर्सन. तो पर्सन होने के नाते तो सर इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी बेटा. ये टैक्स भी देंगे और इनकी कुछ राइट्स भी होंगे. तो मोस्ट पीपल डू आर नॉट अवेयर, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट होता है कि ज्यूरिस्टिक पर्सन के नाम पर ये मूर्तियों को लॉ रिकॉग्नाइज करता है. सो अगर तुम्हें अयोध्या का केस याद है तो अयोध्या का केस वाज वन ऑफ द पिटिशनर्स वाज राम लल्ला. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. द किड फॉर्म ऑफ श्री राम वाज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स ऑफ दिस. और इतना इंटरेस्टिंग कंपोनेंट था कि राम लल्ला को राम लल्ला खुद ने रिप्रेजेंट नहीं किया. क्यों सर? क्योंकि राम लल्ला है ना. ओ राम लल्ला अभी काके थे, अभी राम लल्ला माइनर है. तो राम लल्ला को उनके गार्डियन ने, ओके, रिप्रेजेंट किया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो राम लल्ला को इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कंसिडर लॉर्ड अयप्पा इन द आईज ऑफ लॉ एज अ पर्सन. यहां तक सबको कहानी समझ में आई या नहीं? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी? यस सर, एकदम सर. तो स्टेट ऑफ केरला, सर एक बात बताओ, ये सब तो रिलीजन की बातें चल रही है, आप पॉलिटी पढ़ाओ ना.
सॉरी पॉलिटी पढ़ाने बोले। तो मैंने स्टेट ऑफ केरला को फोन किया, मैंने कहा पॉलिटी पढ़ाने को बोल रहे, तो बोले ठीक है। तो स्टेट ऑफ केरला ने लॉर्ड अयप्पा के पुराणों को मानकर, लॉर्ड अयप्पा के पुराणों को मानकर केरला एंट्री टू हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रूल बना दिया। अच्छा, फिर तो ये लॉ अब पुराणों में नहीं लिखा, अब ये स्टेट ने बनाया। Any order, any action, any legislation, any amendment which violates or breaches, contravenes anything in part 3 of the Constitution is not law. हाँ, तो ये कौन सा लॉ है सर? स्टेट। कौन सा लॉ की लड़ाई हो रही है? केरला एंट्री टू हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप रूल्स एंड लॉ, और केरला गवर्नमेंट के स्टेट लॉ के अनुसार ये बोला गया, हाँ अब हम ये लॉ बनाते हैं कि एनी वुमेन बिटवीन 10 to 50 years of age is not allowed to enter the or take the darshan ऑफ साबरीमला और लॉर्ड अयप्पा। तो पुराणों में लिखा था रिप्रोडक्टिव एज, और इन लोगों ने अपना थोड़ा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड लगा दिया और इन्होंने लगा दिया एग्जैक्ट एज 10 to 50। सर ऐसा क्यों किया? बिकॉज लॉ हैज टू बी रिटन एंड क्लियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड द बैकग्राउंड? पल्ले पड़ गया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? मेरा बच्चा पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? Everyone. So Sabarimala temple devoted to Lord Ayyappa is an ancient temple of great spiritual significance located in Kerala. Followers of Lord Ayyappa believe that Lord Ayyappa's powers derive from his asceticism, in particular of his being celibate. Sabarimala temple depicts Lord Ayyappa as a Naistic Brahmachari and eternal celibate. Or this is what has been brought in the Kerala Hindu places of worship rules. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? सर एकदम पल्ले पड़ गया। ओके, सबको समझ में आ गया? ये सुनो। सो इस स्टोरी में जो सारी के सारी स्टोरीज के जो कैरेक्टर्स है वो उसको समझ लेते हैं। तो एक साइड पे है पुराण, ये सुनो, और उन पुराणों के हिसाब से हमारा विश्वास, बिलीफ, यस, फेथ एंड वर्शिप, कि लॉर्ड अयप्पा नहीं चाहते कि कोई भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल उनके दर्शन करे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? यस सर, सबको समझ में आया? यही बात मानकर स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि केरला स्टेट ने लॉ बना दिया है, और उन्होंने ये बात बोल दी कि 10 to 50 years ऑफ एज ग्रुप ऑफ फीमेल साबरीमला टेंपल नहीं एंटर करेगी। यहां तक सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अब मेरी बात लैंग्वेज समझना, सब लोग वर्ड्स पकड़ो, वर्ड्स पकड़ोगे? हाँ सर, वर्ड्स पकड़ो, सब लोग वर्ड्स पकड़ो। लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स का मानना है, मैंने क्या बोला? लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स का मानना है। ध्यान से सुनना, लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर नहीं है, फॉलोअर्स है। सर इतना हमें दिखाई देता है बेटा, रिलीजन है। यस सर, और फॉलोअर्स होने के नाते वो जो रिलीजियस वो ग्रुप है, हाँ सर वो रिलीजियस ग्रुप है सर, यस। और ये जो रिलीजियस ग्रुप है, ये जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स का रिलीजियस ग्रुप है, वो कहते हैं, ये क्या कहते हैं? दैट टू restrict women in the reproductive age group from entering Sabarimala temple is our essential religious practice. ओरे बाबा, लैंग्वेज समझ में आई या नहीं समझ में आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? टू रिस्ट्रिक्ट women in the reproductive age group from entering Sabarimala temple is our essential religious practice. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? और क्योंकि हमारे सारे बॉक्सेस चेक्ड है, 1 2 3 हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसीलिए हमें टाइटल दो रिलीजियस डिनोमिनेशन का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? सबको समझ में? तो मेरे को एक कहानी याद है। क्या हुआ सर? कहा आगे बताओ ना। या सुनो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इमोशनल हो गया, बड़ा दुखी हो गया मैं। तो मैं ना अपने दोस्त के घर गया। अच्छा, तो मेरे दोस्त का घर, ये मेरा दोस्त है, ये उसके पापा है, ओके, ये उसके दादाजी है, ये उसके परदादा जी है, सब लोग रह रहे। तो मेरा दोस्त के घर में एक
वो होता है ना, प्रतिष्ठा है, अनुशासन है, संस्कार है, अच्छा ओहो रीत, मोहब्बतें वाला डायलॉग, हाँ वेरी गुड। सो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ओके, मैं उसके घर पे गया, तो मैं जैसे उसके घर में जाने लगा, हम बॉम्बे वाले लोग हैं, हम तो तमीज वमीज तो है नहीं बिल्कुल। हम गए, मैंने कहा हाय हाउ आर यू बडी, ऑल वेल, अंकल, माय अंकल हाउ जी, ऑल वेल, दादाजी हाउ आर यू। तो मेरे दोस्त ने ना मेरे को जोर से चिमटी मारी, मुझे सिखा, तमीज नहीं है तेरे को, तू लखनऊ आया है, तमीज से बात कर। मैंने कहा क्या तमीज, व्हाट डू यू मीन तमीज। जा यार, उनको नमस्ते कर, चरण स्पर्श कर, दादाजी को चरण स्पर्श कर, ऐसे कर, आशीर्वाद ले। मैं कहा आई डोंट लाइक दिस, मेरे को कमर में दर्द होता है, हमारे बॉम्बे में ऐसा नहीं करता, आपको नहीं करता ये सब, आपको हाउ। तो मेरे दोस्त ने मुझे ज्ञान की एक बहुत बड़ी बात बोली, बोला सिद्धार्थ, जब तुम किसी के घर आते हो, जब तुम किसी के घर आते हो तो तुम विजिटर होते हो, तुम्हें घर को नहीं बदलना, तुम्हें घर के अनुसार खुद बदलना होता है। वाला बात समझ में आई या नहीं आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग? When you visit somebody's house, you don't have to change that house. You have to change yourself according to that house. उसी तरह से तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि what is the logic behind Article 26. Article 26 एक religious denomination का घर है। हाँ सर, रिलीजियस डिनोमिनेशन बोलते हैं, हम तब थे जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, हम तब थे जब तुम्हारे पापा भी नहीं थे, पापा भी नहीं थे, से ये अजल से चल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस में बहुत पुरानी कहानियां हैं, बहुत पुराने विश्वास है। जब तुम हमारे घर में आओ, आपका स्वागत है, लेकिन हमको मत बदलो, खुद एडजस्ट करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? Have you understood the logic behind Article 26? Everyone has understood this. सबको समझ में आया? तो तुम आओ और बोलो कि नहीं ऐसा नहीं करते, अरे ऐसा नहीं करते बाबा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। Everyone has understood this or not? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? So religious denomination के इस स्टोरी के अनुसार अभी तक हमारे पास ये फॉलोइंग फीचर्स हो गए। Are you understanding? सबको ये पॉइंट्स याद है? But sir, कहानी में ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट सर? कहानी में ट्विस्ट ये है कि जैसे ही केरला गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉ बना दिया, हाँ बनाया ना, केरला गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉ बनाया है, मतलब केरला गवर्नमेंट ने आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी यूज करके इसको पब्लिक प्लेस डिक्लेयर कर दिया है। यस और नो? ओ लाइन समझ में आई या नहीं आई? कनेक्शन देखा बेटा, ऐसे पढ़ते जीनियसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और पब्लिक प्लेस डिक्लेयर होने के वजह से सर इस पर ये 25(2) सब क्लॉज बी लग जाने की वजह से ये आर्टिकल 15 के कंट्रोल में आ गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? In other words, the state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any other. और इसी वजह से अब आएगा ये केस। So one fine day, साबरीमला टेम्पल की इन प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक पिटिशन डाली गई, and that petition was Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala, और यही वो फेमस केस है जिसे साबरीमला केस बोला जाता है। Are you understanding this or not? तो मैं तुम्हें दोनों साइड के आर्गुमेंट सुना देता हूँ, फैसला ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, तुम्हारा थोड़ा होगा। तुम्हें क्या लगा? मैं बोला दोनों साइड का फैसला सुना देता हूँ, फैसला तुम कर लो। तुम कौन हो? तो मैंगो पीपल, ओके। अच्छा, मीडिया में ऐसा बोलते सर, ओके, सबको समझ में आ गया? ये सुनो। सो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, और ये है साबरीमला टेम्पल का केस। तो इसमें पार्टीज इन्वॉल्व है, एक साइड पे इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और दूसरी साइड पे स्टेट ऑफ केरला, ट्रावनकोर देवस्थानम बोर्ड जो कि साबरीमला टेम्पल को मैनेज करते हैं, वहां के चीफ तंत्री, अखिल भारतीय अयप्पा सेवा संगम, अयप्पा सेवा समिति, ऑल द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड अयप्पा। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर ये तो बहुत ही भयंकर हुआ, जल्दी बताओ सर क्या हुआ? तो क्या हुआ होने से पहले हमको ये बात समझना पड़ेगा कि क्या बोला गया। तो सबसे पहले मैं दोनों साइड का वकील बन जाता हूँ। हाँ सर, पहले मैं बन जाता हूँ एक साइड का वकील, फिर मैं दूसरी साइड का वकालत करता हूँ। ओके सर। सो पहले हम देखेंगे इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने क्या बोला। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, माय लॉर्ड, जो साबरीमला टेम्पल है वहां पर लॉर्ड अयप्पा की प्रार्थना होती है।
मैं एक फीमेल हूं और मैं एक सिटीजन ऑफ इंडिया हूं और मुझे लॉर्ड अयप्पा के को फॉलो करना है, मुझे वर्शिप उनको करना है, मेरा विश्वास उन पर ही है। इन अदर वर्ड्स मैं आर्टिकल 25 में राइट टू प्रैक्टिस माय रिलीजन के तहत लॉर्ड अयप्पा की प्रार्थना करना चाहती हूं। लेकिन केरला गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिया है जिसको बोला जाता है केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, एंट्री टू हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप रूल्स, जिसके अनुसार मैं 10 to 50 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में अगर होंगी, यानी कि मैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हूं, तो मुझे ये लोग जाने नहीं दे रहे, यानी कि ये मेरी प्रोहिबिशन हुई है। और इस प्रोहिबिशन का मतलब है कि क्योंकि ये ऑलरेडी एक पब्लिक प्लेस घोषित कर दिया गया है, यानी कि मेरा आर्टिकल 15 वायोलेट हो रहा है, तो मेरे को आर्टिकल 25 भी वायोलेट हो रहा है माय लॉर्ड, और मेरा आर्टिकल 15 भी वायोलेट हो रहा है। और माय लॉर्ड ये जो लॉ है ये 10 to 50 इयर्स ऑफ एज ग्रुप ऑफ वुमेन पर लागू होते हैं, मेल्स पे लागू नहीं होती। ये बड़ा मजाक वाली चीज है। इन अदर वर्ड्स ये मेरी आर्टिकल 14 को भी वायोलेट कर रहा है। और माय लॉर्ड ये एक्चुअली मेरे साथ अनटचेबिलिटी जैसा प्रैक्टिस हो रहा है। ये लोग मेंस्ट्रुअल एज ग्रुप वाली फीमेल को, जिनको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उनको एक तरह से अनटचेबल की तरह बिहेव कर रहे हैं, विच ऑटोमेटिकली मींस कि ये लोग मेरी आर्टिकल 17 की भी वायोलेशन कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स मेरे ये सारे आर्टिकल्स वायोलेट हो रहे हैं। माय लॉर्ड आपके पास है पावर अंडर आर्टिकल 13, नो ऑर्डर, नो एक्शन, नो लेजिस्लेशन, नो अमेंडमेंट व्हिच वायलेट्स द ब्रिजेस कॉन्ट्रोलिंग एनीथिंग इन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉ। मैं आपके पास आई हूं अंडर आर्टिकल 32, कृपा करके इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कीजिए और इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कीजिए और इसको स्ट्राइक डाउन कीजिए और फिर मैं जाकर दर्शन करूंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको कहानी समझ में आई है? ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी। जब सब्जेक्ट समझ में आ जाता है ना तो मैथ्स की तरह समझ में आता है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन। पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। बिल्कुल समझ में आया, सबको समझ में आ गया? सर 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 दूसरे साइड के बनाओ सर। अच्छा दूसरे साइड का बनता हूँ, ओके। अब मैं दूसरे साइड का वकील बनूंगा। ओके दोनों साइड से आर्गुमेंट, बहुत ही बढ़िया सर। अब मैं दूसरे साइड का बनूंगा सर, दूसरे साइड का। ओके सर बहुत ही बढ़िया सर। तो अब हम दूसरे साइड के वकील बन रहे हैं। ओके आ जाओ सर आ जाओ। ऑलराइट तो अब हम दूसरे साइड के वकील बन रहे हैं और लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स को और स्टेट ऑफ केरला को बुलाया गया, बोला कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हो। तो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स और स्टेट ऑफ केरला को बुलाया गया। तो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स क्या बोले? लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स बोले माय लॉर्ड ये लोग जो है ना इतनी इतनी बहस करी इन लोगों ने। अच्छा ये लोग को लगता है, ऐसा इनको लगता है, ये लोग ऐसा बोलते हैं कि शायद इनका कोई फंडामेंटल राइट ले लिया गया। इन्होंने 14 बोला, 15 बोला, 17 बोला, 19 बोला, 25 बोला, 21 बोला, जो मर्जी बोला। इनको ऐसा लगता है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि शायद इनका कोई फंडामेंटल राइट ले लिया गया। शायद नहीं माय लॉर्ड, हमने सच में इनका फंडामेंटल राइट ले लिया है। व्हाट? यस मतलब हम ये तो शायद शायद पे बहस करें, हम तो बोल रहे हैं, हम तो सामने से आके बोल रहे हैं कि हमने तुम्हारा फंडामेंटल राइट ले लिया है। प्रॉब्लम ये है कि हम ये फंडामेंटल राइट ले सकते हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आर्टिकल 25 में नहीं आते, हम आर्टिकल 26 में आते हैं। हम इंडिविजुअल नहीं है, हम रिलीजियस डिनोमिनेशन है। और रिलीजियस डिनोमिनेशन में ना माय लॉर्ड आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी भी नहीं लगता, क्योंकि वो आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी है। यानी कि स्टेट हमारे किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये 25 की प्रॉब्लम है, हम 26 वाले हैं। दूसरी बात है कि 26 वालों को पब्लिक ऑर्डर सोचना है, मोरालिटी सोचना है, हेल्थ सोचना है, लेकिन हमें एनी अदर आर्टिकल इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सोचना है। तो हमको इनके फंडामेंटल राइट की कोई वैल्यू नहीं है। हम बिंदास चिल्ला के बोलते हैं कि एक्सक्लूडिंग फीमेल्स इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज आवर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। और क्योंकि ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, हम एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, हम आर्टिकल 26 में आते हैं, हमें इनके फंडामेंटल राइट की चिंता नहीं है, इसलिए इनको बोलो हम ये रास्ता बंद करते हैं। तुम हमारे घर आओगे, हमारे तरीके से आओगे, हमें मत बदलना, खुद एडजस्ट करना। बात समझ में आई या नहीं आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? 850 पेज के आर्गुमेंट्स दिए। ओहो
3 मिनट में बता दी सर आपने। सबको समझ में आया या नहीं आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड द सम। तुम्हारी तो लॉटरी लगी हुई है यार, हद हो गई है, इतना भी मत सिंपलीफाई करो सर। ओके, ऑलराइट, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द सम। सबको समझ में आया या नहीं? सो नाउ दोनों साइड के आर्गुमेंट के बाद सर, दोनों साइड के आर्गुमेंट सुनने के बाद, थैंक यू भारद्वाज। ओके, सो थोड़ी देर के बाद मेरा एक ही पॉइंट रह गया। क्या पॉइंट रह गया सर? सिर्फ एक सवाल। क्या सवाल? एक ही सवाल है। कौन सा सवाल? दैट एक्सक्लूडिंग वाला, ये वाला एक्सक्लूजन ऑफ विमेन, ये सही है या नहीं है? ये सिर्फ एक ही सवाल पे आ गया। क्या सर? कि लॉर्ड अयप्पा फॉलोअर्स, लॉर्ड अयप्पा फॉलोअर्स एक रिलीजियस डिनोमिनेशन माने जा सकते हैं या नहीं माने जा सकते? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अगर वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो वो आर्टिकल 26 में आएंगे और हम जीतेंगे। और आर्टिकल 20, अगर रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है तो आर्टिकल 25 में आएंगे तो हम जीतेंगे। सर दोनों साइड से आपने बोला हम जीतेंगे, मैं दोनों साइड का वकील हूं ना यार, समझ नहीं रहे हो तुम लोग? अच्छा ओके, मैं ओहो समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो अगर ये आर्टिकल 25 में आए तो ये इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन की जीत होगी, नहीं तो ये स्टेट ऑफ केरला और लॉर्ड अयप्पा फॉलोअर्स की जीत होगी। आर यू अंडरस्टैंड? इन अदर वर्ड्स, इस क्वेश्चन का एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है या फिर एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? बात सबको समझ में आ रही है या नहीं? और मैंने तुम्हें पहले बताया ये फैसला इंडिया में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है। आर यू अंडरस्टैंड? और सर जल्दी से फैसला बताओ, जल्दी से फैसला बताओ। फैसला बताने से पहले क्वेश्चन क्या है? वेदर प्रोहिबिशन ऑन वुमेन बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स violates fundamental rights under 14, 15, 17, whether practice of not including women constitutes an essential religious practice, whether Sabarimala Lord Ayyappa temple has a denominational character, whether rule 3 of Hindu places of worship authorization of entry rules permits religious denomination to ban entry of women between ages 10 to 20। बताओ, मैंने तुम्हें पूरा ये exactly screenshot है of the Sabarimala judgment, exactly इन्हीं चारों पर argument हुआ। बताओ, मैंने तुमको समझा दिया। सर हमने तो सर हम लॉयर बन जाते हैं, लॉयर वन नहीं बनने का, ओके आईएएस ऑफिसर बनने का, हमें और कंपटीशन की जरूरत नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? और फाइनल फैसला आया तो पहले मैं सबके आर्गुमेंट सुना देता हूं। पिटिशनर asserted that the complete exclusion between and consequently for worship was violative of fundamental rights under 14, 15, 17 and 25, and petitioner से बोला कि does not form an essential part of Hindu religion। लॉर्ड अयप्पा फॉलोअर्स ने on the other hand बोला that Lord Ayyappa is the temple, is a celibate and should be treated as a person in the eyes of law। ये मैंने तुम्हें बताया juristic person, एक word नहीं मिस किया मैंने। Lord Ayyappa's rights should be protected। It was argued that the entry of women, which is in the is in contrast with the celibate nature। It was also argued that the exclusion of menstruating age group is the very crux of their belief and forms an essential part of this religion। It was also claimed that followers of Lord Ayyappa form a religious denomination within the meaning of Article 26, and that is why you cannot apply Article 15 and Article 25 on them। Are you understanding? सब कुछ ही बता दिया यार मैंने, हद दी होगी। और जजमेंट आते हुए क्या हो गया सर? जजमेंट आ रही है, क्या हो गया सर? जजमेंट, और ये था वो केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ओके, जिसके ऊपर सारी की सारी लड़ाई चल रही है। ऑलराइट, सो फाइनली जजमेंट, जजमेंट आया 5 जज बेंच में। 5 judge benches of the Supreme Court बैठे हुए थे, and these were the 5 judges who were sitting। 5 judge constitutional bench बैठे, headed by Chief Justice Deepak Mishra at that time, और उनका फैसला आया by 4:1 that temple's practice of excluding women is unconstitutional। Oh, in other words, the Honorable Supreme Court struck down Rule 3B of Kerala Hindu Places of Worship Act as unconstitutional। और उन्होंने बोला that this is absolutely not accepted, that the devotees of Lord Ayyappa do not satisfy the judicially enunciated requirements to constitute a religious denomination under Article 26 of the Constitution। सर इसका मतलब ये कि they are not under Article 26, they are under Article 25। The court held that the devotees of Lord Ayyappa did not pass the constitutional test to be declared a separate religious identity or a religious denomination, and that the temple's denominational right to manage its own internal affairs was subject to 25(2)(b।
The court struck down Rule 3B, held both in Constitution of Ultra Vires to Section 3 and 4 of its parent act, and that is why women were allowed to enter into the Sabarimala temple premises. एक जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने मेजॉरिटी के खिलाफ बोला. She said the court must respect a religious denomination's right to manage their internal affairs, regardless of whether their practices are rational or logical. Or she was the only judge. She said Sabarimala temple satisfies the requirements for being considered a separate religious denomination. But sir, finally फैसला तो आ गया 4-1 से. Finally Sabarimala temple के premises were open to women. But sir, but मत क्या करो, मेरे हाथ में नहीं है. Finally जब अगर तुम satisfied नहीं हो तो कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालो, और इसीलिए रिव्यू पिटीशन डाला गया. सो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला गया बाय कंतारू राजवीरू, और अब इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन को रिस्पोंडेंट बनाया गया. एंड इफ आई एम करेक्ट, दिस मैटर इज नाउ बीइंग रेफर्ड टू अ लार्जर बेंच, और अभी इसका फैसला आना बाकी है. जब फैसला आएगा, फाइनल फैसला आना बाकी है. बट इन द मीन टाइम अभी के लिए साबरीमला टेम्पल प्रेमिसेस have been open to women. This is the power of judicial review. This is how you interpret the constitution. This is how you study the law. बात समझ में आया या नहीं? This is India. Are you understanding this? So हमको law समझ में आना चाहिए, तब हमको पल्ले पड़ेगा कि हम actually क्या समझ रहे हैं instead of the time pass. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं समझ? एकदम समझ. Everyone has understood. So इसी खुशी में हम लेंगे 5 मिनट्स का ब्रेक और इसको समझने की कोशिश करेंगे. शिवानी, अर्चना, हर्षित, गंगा, शांतनु, तनुश्री, जानवी, काजल, भासिया, कीसा, श्रुति, बहुत बड़े, निशाल. अब देखो ये वाला जो क्वेश्चंस आएंगे ना, so you have to be very careful on this part. When you are answering these questions, you have to be very very clear on this part. When you are answering these questions, तुमको घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे, right? So prelims questions को difficult बना सकते हैं. Doctrine of essentiality 25, 26. एक वर्ड को बहुत ध्यान से करना. Okay, since you spent 2 hours trying to understand this part, let's not make a mistake on this part. Let's do the next 2 and let's understand this part. So ये है सेक्युलरिज्म इन यूएसए, तुम्हें मैंने पहले भी बताया, और एक सेक्युलरिज्म है इंडिया का. जस्ट इमेजिन इसका मतलब क्या था जब मैंने तुम्हें बोला था कि वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म अलग होता है. अगर साबरीमला जैसा केस यूएसए में होता, अगर साबरीमला जैसा केस यूएसए में होता, तो क्या ऐसी कोई जजमेंट आती? नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? क्यों? क्योंकि द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Everyone has understood this one. Everyone is understanding this one. सबको समझ में? Everyone is understanding? Great. So ये बहुत ही important part है, because this is the difference between the definition of secularism in India vis-a-vis that of USA. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया? बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट था, तुम लोग समझ गए, तुम लोग काफी इंटेलिजेंट हो गए हो और आगे समझने की कोशिश करते हैं. Everyone has understood this or not? So अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 27. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यू नो ये चीजों को छोड़ना नहीं होता, पकड़ के रखो. क्या सर? सी, रिलीजन हमने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया. हमने अपने आप को बोल दिया, वैसे तो ये वर्ड यूज किया नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसको एज्यूम कर दिया कि हम लोग एक सेक्युलर स्टेट बनेंगे. हमारे पास होगा लिबर्टी ऑफ बिलीव, फेथ एंड वर्शिप. यस और नो? थोड़ी देर समझने की कोशिश करो. नाउ एक ना अजीब सी प्रॉब्लम होती है. क्या होता है? तो जैसे जो बॉस होता है ना, बॉस, हाँ ये बॉस है. अच्छा, ये कौन है सर? बॉस है ये. बॉस इतना क्यूट कौन बॉस होता है सर? हाँ बेटा, ओके. सो एक बॉस है. ओके, तो जब बॉस अपने एम्प्लॉइज को कुछ काम बोलता है ना,
या अपने सबॉर्डिनेट्स को, जूनियर्स को कोई काम बोलता है ना, तो आमतौर पे एक काम होता है, क्या होता है सर, तुम सबॉर्डिनेट्स को, जूनियर्स को बोलो भाई 5 घंटे काम करना है, तो तुम मानोगे नहीं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए ना सर, वो है ना कम से कम आधे घंटा 1 घंटा तो पक्का गड़बड़ करेंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके दिखाएंगे। कोई आधा घंटा कम काम करेगा, कोई 1 घंटा कम काम करेगा, कोई साढ़े आधा घंटा 1.5 घंटा काम करेगा। ये ये ऑलमोस्ट 100% श्योर है। जैसे पापा बोलते हैं कि बेटा 4 घंटे पढ़ियो, तो आदमी ना कहीं आधा घंटे का गोलमाल जरूर कर देता है। ये बाबा साहेब को मालूम था। क्या बात है, बाबा साहेब को मालूम था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो करने को स्टेट को बोलेगा ना, वो उसमें कुछ ना कुछ गोलमाल करेगा ही करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो स्टेट को हर तरह से कंट्रोल करना भी कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो आर्टिकल 25 क्या कर रहा है सर? वो स्टेट को कंट्रोल कर रहा है कि सिटीजन्स को कॉन्शियंस दो, प्रोफेस प्रोपोगेट रिलीजन करो एंड सो ऑन सो ऑन। 26 में मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स अलाउ करो। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। आप कौन हो सर? मैं स्टेट। अच्छा, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। मैं तुम्हें आइडिया बताऊं? हाँ, किसी को बताना मतलब मेरा आइडिया है। ओके, बहुत स्मार्ट आइडिया। ओके, रेडी? तो मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया। मैं क्या बोलता है कि मैं स्टेट हूँ, ओके, मैं ना तुम पर टैक्स लगाता हूँ। हाँ सर, टैक्स से मैं पैसा जमा करता हूँ, बहुत सारा पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा। अब मैं इस पैसे को यूज करके ना, अब ये सारे रिलीजन है एक्स वाई जेड ए बी सी, सिर्फ एक ही रिलीजन को है ना प्रमोट करता चले जाता हूँ। ओह, समझ में आ रहा है या नहीं? इसी को पैसा दिया जा रहा है, इसी के सारे इंस्टीट्यूशन बन रहे, इसी को बढ़ावा दिया जा रहा हूँ। धीरे 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 ये सब अपने आप कम हो जाएंगे। तो कभी कभी होता है ना, वो हम लोग गार्डन में बोलते हैं ना, पापा मेरे को बड़े थप्पड़ मारते थे। मेरा ना हमारे गार्डन में एक फेवरेट ट्री था, तो मैं सारा वो पूरा का पूरा पानी भर के जाता था, उसी ट्री को सारा का सारा पानी दे देता था। बाकी सारे जो प्लांट्स होते थे ना, मेरा मुंह ही देखते रह जाते थे, बोलते नलायक हमको भी दे दे यार थोड़ा पानी तो फिर वो जो ट्रीज है ना, उन लोगों ने पापा को कंप्लेंट की, सर आपके यहाँ पे ट्रीज भी कंप्लेंट कर लेते? बेटा खानदानी वकील है हम लोग। अच्छा, सो ट्रीज ने ना पापा को कंप्लेंट की कि आपका जो ये लड़का है ना, ये बहुत बेकार आदमी है, ये है ना यूजिंग ऑल द रिसोर्सेस, एक एक ट्री को प्रमोट कर रहा है। वैसा ही आर्टिकल 27 है। आर्टिकल 27 says freedom as to payment of taxes for the promotion of any particular religion. No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically used in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो तुम सोच रहे हो कि अगर स्टेट के पास ब्रिलियंट आइडिया आया भी कि यार हम ना अपने सारे के सारे रिसोर्सेज या ज्यादातर रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए यूज कर लेते हैं, तो आर्टिकल 27 उसको करने नहीं देगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और सर मालूम है मुगल्स थे ना, मुगल्स के टाइम पर एक जिजिया करके टैक्स लगता था। वो टैक्स को एसेंशियली हमने अबॉलिश कर दिया है यूजिंग आर्टिकल 27। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर लेकिन हमारे यहाँ पर हज सब्सिडी दी जाती है, जो हज पर जाते हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, तो क्या वो आर्टिकल 27 की वायोलेशन है या नहीं है? ये क्वेश्चन उठा था इन अ केस कॉल्ड एज प्रफुल्ल गोराडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रफुल्ल गोराडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्रफुल्ल गोराडिया जो पिटिशनर था, उसने बोला कि he is a Hindu but he has to pay direct and indirect taxes, part of whose proceeds go for purpose of Hajj pilgrimage. तो क्या ये आर्टिकल 27 की वायोलेशन है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बड़े अलग ही तरह से इंटरप्रेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार देखा जाए तो जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं तो खर्चा करता ही है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जैसे अमरनाथ यात्रा है तो उसके सिक्योरिटी का इंतजाम हो रहा है, ओके। कुंभ का मेला लगा तो उसका सिक्योरिटी का इंतजाम हो रहा है। कहीं पर अकाल तख्त पे कोई फंक्शन हो रहा है, स्टेट का काम होता है खर्चा करना। तो आर्टिकल 27 कौन से खर्चे की बात कर रहा है? तो आर्टिकल 27 तब माना जा सकता है कि वायोलेट हो रहा है जब एक सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ टैक्स, सब्सटैंशियल पार्ट यूटिलाइज किया जाए फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, ओके। उन्होंने बोला, माय लॉर्ड्स ने बोला कि सपोज 25% of entire income tax collected in India was utilized for promoting or maintaining any particular religion, तब उसको हम बोलेंगे वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 27। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं?
थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ता है स्टेट को, स्टेट वेलफेयर स्टेट है, लेकिन एक हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये एक छोटा सा राइटअप। Praful Goradia, former Rajya Sabha MP from BJP petitioner, filed a writ petition challenging the Hajj policy was in violation of Article 27. In this case, the court observed that the object of Article 27 is to maintain secularism, and said article would be violated if a substantial part of entire income tax collected in India, or a substantial part of the entire central excise or custom duty or sale tax, or a substantial part of any other tax were to be utilized for promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. However, if only a relatively small part of any tax is utilized for providing some conveniences or facilities or concessions, that would not be violative of Article 27. In the Union of India versus Rafiq Sheikh Bekan, the Supreme Court asked the government to phase out Hajj subsidy in a matter of 10 years. Justice Alam, who was one of the judges in this matter, observed, and I quote, "We also take note of the fact that the grant of the subsidy has been found to be constitutionally valid by this court. We are not unaware of this fact that in many other purely religious events, there are direct and indirect deployment of state funds and state resources. Nevertheless, we are of the view that Hajj subsidy is something that is best done away with." Following this order, Narendra Modi government has withdrawn Hajj subsidy from 2018. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैंने सबको समराइज कर दिया है, यस। और ये हो गया हमारा आर्टिकल 27। मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया और आया। सर आपके पास कितने ब्रिलियंट आइडिया? मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है फिर से। ओके, ऑलराइट, तो मेरा ब्रिलियंट आइडिया है एकदम। ओए होए, क्या बात करूं फिर से? सर रहने दो ना, सर रहने दो। नहीं, एक ब्रिलियंट आइडिया। ब्रिलियंट आइडिया क्या है कि तुम मुझे 25 के अगेंस्ट तो नहीं जाने दे रहे, 26 के अगेंस्ट भी नहीं जाने दे रहे, 27 भी रोक रहा है। मेरे पास एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया। ओके, ब्रिलियंट आइडिया क्या है कि मैं ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाऊंगा, स्टेट ओन्ड, अच्छा सरकारी स्कूल्स, ओके। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन लेगा, ओके, उनको मैं कंपलसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दूंगा। सो ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले समझ लो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वो होते हैं जो डॉगमा क्रिएट करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल तुमको कंपलसरी किसी रिलीजन में ट्रेनिंग हो, फॉर्मल ट्रेनिंग होने लग जाए, ओके, तुम किसी रिलीजन में फॉर्मली ट्रेंड होने लग जाओ। एट द सेम टाइम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को प्लीज डोंट अंडरस्टैंड एज रिलीजियस एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में उतना ही फर्क है जितना कि रशिया और अमेरिका में। मतलब रिलीजियस एजुकेशन अलाउड है, इनफैक्ट हम एनकरेज करते हैं। हमारे सारे बच्चों को देश के मालूम होना चाहिए कि श्री राम क्या थे, कैसे उनका कल्चर था, क्या था, क्यों उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया अपने फादर के कहने पर। ये उनकी पर्सनालिटी समझ में आनी चाहिए। हमें प्रोफेट मोहम्मद की पूरी लाइफ स्टोरी हमें समझ में आनी चाहिए, उनकी टीचिंग समझ में आनी चाहिए, जीसस की हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, गुरु नानक हमें समझ में आने चाहिए, लॉर्ड बुद्धा हमें समझ में आना चाहिए, लॉर्ड महावीर हमें समझ में आने चाहिए। ये सब समझ में आना इज एक्सेप्टेड, रिलीजियस एजुकेशन इज एक्सेप्टेड, डॉगमा इज नॉट। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं यार मंत्र जाप रटना सीखो, या फिर कुरान की आयतें रटना सीखो, या फिर तुम बाइबल के वर्सेस रटना सीखो, ये नहीं अलाउड होता। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड रिलीजियस एजुकेशन। ठीक है, फिर मेरे पास आइडिया, तुमने मेरा आइडिया तो सुना ही नहीं। अच्छा, तो मेरे पास आइडिया क्या है, मैं स्टेट हूं और मैं ना स्टेट ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाता हूं। तो मैं स्टेट ओन्ड सरकारी स्कूल, स्टेट ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाता हूं और बोलता हूं भाई लोग, ओके, जो लोग भी बच्चा लोग हमारे स्कूल में एडमिशन लेगा, अपन उसको पर्टिकुलर रिलीजन का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देगा। अच्छा, मालूम है 15, 16, 17 साल तुम लोग स्कूल में रहेगा, हम तुमको इतना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम सब लोग एक्स रिलीजन के हो जाओगे, वाई भूल जाओगे, जेड भूल जाओगे, एबीसी सब भूल जाओगे। सर ब्रिलियंट आइडिया बेटा, ब्रिलियंट आइडिया तो ठीक है, लेकिन बाबा साहेब बैठे ना, बाबा साहेब वो करने नहीं देंगे। सो आर्टिकल 28 बाबा साहेब ने लिखा दैट freedom as to attendance at religious instructions in certain educational institutions. Are you understanding this or not? सर मतलब आप ये भी नहीं करने दोगे? मेरे को ब्रिलियंट आइडिया आया था, आपने करने नहीं दिया सर। Are you understanding? बाबा साहब बहुत इंटेलिजेंट है, बाबा नहीं करने दे रहे। सो इसमें क्या सिचुएशन है? सो स्टेट ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब इसको पहले इसको समझ लो, इसमें एक टेबल बना देता हूँ। हाँ सर, टेबल बना दो। टेबल है फॉलोइंग, तो 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। 4 तरह के कौन से होते हैं सर? सारे एक ही तरह के होते हैं? अरे बाबा 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, पहला टाइप का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो होता है कंप्लीटली स्टेट ओन्ड। अच्छा, सरकारी स्कूल। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
और दूसरा होता है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, मतलब जिसमें पार्शली स्टेट ने पैसा दिया, पार्शल पार्शल, ओके, इधर भी पार्शल पार्शल हेल्प है। और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कंप्लीटली एक रिलीजियस एंडाउमेंट ने बनाया। अच्छा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे खालसा ने बनाया है, या कॉन्वेंट स्कूल्स है, या मदरसा है, या डीएवी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? ठीक है, ठीक है। स्टेट ओन्ड स्कूल्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। क्या बात कर रहे हो? नहीं दिए जा सकते एट ऑल, मना है। नाउ यू अंडरस्टैंड? स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड स्टेट रिकॉग्नाइज में दिए जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। तुम चाहो तो तुम उसको फॉलो करो, तुम चाहो तो नहीं भी फॉलो करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे ना, मेरा बच्चा ये वाला रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं अटेंड करेगा, तो स्कूल कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर तुम आंखें खोल के खुद ही खालसा स्कूल में गए हो, कॉन्वेंट स्कूल में गए हो, मदरसा में एडमिशन लिया है, डीएवी में गया है, तो तुम्हें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए भी जा सकते हैं और ये मैंडेटरी भी होते हैं। बात समझ में आया या नहीं आया? सर, हमको सब समझ में आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसीलिए यहाँ पर जो वर्ड था वो बहुत ही रोमांटिक वर्ड था। क्या वर्ड था? इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सबको समझ में आया या नहीं आया? वो बोले सर इट इज रेनिंग हियर, नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटा, तुम्हारे सारे दुखों का निवारण तो मैं नहीं कर सकता ना, ओके? तुम्हारे पॉलिटी के दुखों का निवारण मैं कर सकता हूँ, गवर्नेंस मैं देख सकता हूँ, आईआर मैं पढ़ सकता हूँ, सारे दुखों का निवारण तो मेरे पास नहीं है ना बेटा। मेरा नाम सिद्धार्थ है, लेकिन मैं वो वाला सिद्धार्थ थोड़ा ना हूँ। अच्छा, ओ समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ओ सब मैं वो वाला सिद्धार्थ नहीं हूँ, ओके। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड, ओके, ऑलराइट सर, ऑलराइट, पल्ले पड़ा या नहीं? ओके सर। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 28। तो एक दिन मेरे को खबर आई, क्या बोले, तो मेरे को है ना ऐसा मैसेज आया कि इंडिया है ना इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल योगा डे, तो मोदी जी बोले सब लोग योगा करो और इंटरनेशनल योगा डे मनाओ। तो मैंने कहा, फिर मेरे को आया कि मोदी जी की सरकार ने बोला है कि बच्चों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हाँ सर, सूर्य नमस्कार किया तुम लोगों ने? सूर्य नमस्कार बेटा, मैंने एक दिन मैंने पढ़ा कि सूर्य नमस्कार सबसे टफ एक्सरसाइज होती है। मैंने सूर्य नमस्कार किया, मेरे को ऐसा लगा मैंने 50-60 कर लिए। एक्चुअली मैंने 2 ही किए थे, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। अच्छा, बहुत टफ होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ आया? फिर मेरे घर वालों ने उठाया मेरे को, बोला कि सिद्धार्थ तू तो सूर्य नमस्कार करने जा रहा था। तो मैं बिल्कुल बेहोश हुआ पड़ा हुआ था। मैंने कहा मेरे को तो ऐसा लगा मैंने 50 किए। मतलब 50 नहीं किए नादान, तूने एक ही किए थे, दूसरे से पहले तो बेहोश हो चुका था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऑलराइट। सो ये जो सूर्य नमस्कार है ना बेटा, ये एक्चुअली एक एक्सरसाइज है जो कि बहुत टफ है, लेकिन इसको तुम एक रिलीजियस प्रैक्टिस की तरह भी कर सकते हो। जो सूर्य नमस्कार ढंग से करते हैं वो इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्रम, ओके, ओम सूर्य नमः के साथ वो भी करते हैं। सो देखने वाले इसको सिर्फ एक्सरसाइज के फॉर्म में देखेंगे, देखने वाले इसको एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में देखेंगे। तो जब मोदी जी ने ये सूर्य नमस्कार का ऑर्डर दिया, तो सब स्कूल्स में बोला गया कि बच्चों को बोलो सूर्य नमस्कार करने को। तो जो लो आईक्यू पीपल है ना, वो लोग चिल्लाने लगे, बोले ओ आर्टिकल 28 वायलेट हो गया। मैंने कहा नादान परिंदे, आर्टिकल 28 कैसा वायलेट हुआ? तो बोले देखो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन करने को बोला। मैंने कहा नादान परिंदो, मोदी जी इंटरनेशनल योगा डे के लिए बोल रहे, यानी कि आप सूर्य नमस्कार को एक्सरसाइज के तौर पे भी लिया जा सकता है, उस तरह से एक्सरसाइज करो, ओके। मोदी जी सरकार चला रहे, उनको भी मालूम है आर्टिकल 28 उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करा। तो या तो है ना बात समझा करो, नहीं तो अनअकैडमी ज्वाइन करो, सिडलाइट कोड यूज करके तुम्हें समझ में आएगा कि ये वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 28 नहीं है। आधे तो यार ये तो ट्विटर ने बर्बाद किया हुआ दुनिया में। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this one. सबको समझ में आ गया? So this is about Article 25, 26, 27 and 28. Please remember a very important part. So ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन खुद ही निकालता है आर्टिकल 28, तो ऑब्वियसली वो खुद अपने आप से तो गलती कर नहीं सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं? सो लेकिन याद रखना कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस एजुकेशन में जीना आसमान का फर्क है। So clause 1 of Article 28 prohibits imparting of religious instructions in educational institutions fully maintained out of state funds. However, it does not prohibit the introduction of study of religions in the state educational institutions.
including those wholly or partly aided by states. As a matter of fact, the study of religion has been considered necessary for unity and integrity of India. देखो हिस्ट्री देखिए मेरी, ओए होए मेरे को हिस्ट्री भी मालूम है, आप पास पार्ट 1 मेरे को पूरा मालूम है. ओके 6 की बुक है. In the case of Aruna Roy versus Union of India 2002, the Supreme Court observed a distinction thus has been made between imparting religious instruction, that is teaching of rituals, observances, customs and traditions, and other non-essential observance, the modes of worship, aim, religion, and religious teaching, etc. There is a very thin line dividing line between imparting of religious instruction and study of religion. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया? Very good. लेकिन बाकी सब जगह हम लोग बिल्कुल गुस्से में आ जाते. तो ये जनवरी 29, 25, 2020 का एक न्यूज है. हाई कोर्ट फ्लेज एक्सक्लूसिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स. Exclusivism or preference of one religion over others by the state, functionaries or private bodies while discharging public functions strikes at the very root of fundamental values of the Constitution, especially secularism. It negates neutrality, promotes discrimination, and denies equal treatment. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इतना डिटेल में तुमको सेक्युलरिज्म पता नहीं कौन पढ़ाएगा और क्यों पढ़ाएगा. Everyone has understood this or not? So that brings us to the last class of fundamental rights, जो हम कल करेंगे. So tomorrow's class we will finish off fundamental rights. Are you understanding this? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Very good. So इसी खुशी में अच्छा 1:30 पे हम गवर्नेंस की क्लास करेंगे और गवर्नेंस की क्लास में हम लोग रिजर्वेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, so make sure that you join this. God bless and join. Thank you very much. और जो भी पॉलिटी स्टूडेंट्स है वो प्लीज गवर्नेंस की क्लास में आओ, बिकॉज मैंने ये डिवीजन अब बता दिया है. ओके, दैट हाउ मच यू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम. ओके, सो बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट. मैं एक बार तुमको बता देता हूँ. जस्ट 1 सेकेंड, आई विल जस्ट टेल यू दिस. Okay, I think I've shared it on Telegram channel just in case it's not opening. Okay, please make sure that you are attending polity and governance classes at the same time. Don't miss this. Right? Thank you very much. I'll see you at 1:30. God bless. Jai Hind.